नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेसिक अप्रोच इन 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फिर बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो इन तीनों स्टैटिस्टिक्स के लिए एक्सप्रेशन जब हम डिराइव करते हैं तो हम एक बेसिक अप्रोच तीनों के लिए सेम कंसीडर करते हैं। तो मतलब हम सेम चीज़ तीनों जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उनके केस में अप्लाई करते हैं, लेकिन इन तीनों ही स्टैटिस्टिक्स के जो अजम्पशंस हमारे पास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अजम्पशंस डिफरेंट होते हैं, अप्रोच सेम होती है। तो अजम्पशन डिफरेंट करके हमारे पास जो है डिफरेंट रिजल्ट्स हमें तीनों स्टैटिस्टिक्स के केस में देखने को मिलते हैं। तो होते कि जब हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम उसके इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बात करते हैं, और जो डायनेमिक सिस्टम हमारे पास होता है उसमें हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट। तो जितने ज़्यादा हमारे पास पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा ही उनके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास उतनी ही ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स हमें देखने को मिलेंगी। तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उस सिस्टम में हमारे पास जो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स हैं वो उतनी ही हमारे पास जो ज़्यादा होगी। तो बोलता है कि जब हमारे पास कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो अपनी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में है। तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट वो होती है जिसमें जो हमारे पास सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है। तो उसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में करता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। अब जो हमारे पास 3 तरह के स्टैटिस्टिक्स है उनमें हमारे पास अजम्पशंस हैं वो हमारे पास डिफरेंट रहते हैं, लेकिन जो बेसिक अप्रोच है वो तीनों के केस में सेम रहेगी। और तीनों स्टैटिस्टिक्स के केस में हम उनके अजम्पशन से थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा हमने पहले बात की, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन माइक्रोस्टेट। तो तीनों स्टैटिस्टिक्स के केस में हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो होता है हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास जो ज़्यादा होती हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन माइक्रोस्टेट इज नोन एज द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, और उसको हम लिखते हैं W। तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के केस में ये W मैक्सिमम हमारे पास होता है। तो W हमारे पास जो मैक्सिमम होता है तो बोलता कि फॉर ऑल नेचुरल सिस्टम द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W इज़ ए वेरी लार्ज नंबर। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं तो ऐसे नेचुरल सिस्टम के केस में हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन माइक्रोस्टेट जो ज़्यादा होती है, मतलब कि सिस्टम की जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब W हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम उसका लॉग ले लेते हैं। तो हमें पता है कि किसी बड़ी क्वांटिटी का हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास छोटी क्वांटिटी बन जाती है। तो इसलिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को डील करने के लिए हम उससे पहले जो है लॉग यहाँ पे लगा देते हैं। तो बोलता है W इज़ ए वेरी लार्ज नंबर, सो वी डील विद ln ऑफ W इंस्टेड ऑफ W। तो हम W से डील करने के बजाय
हम ln ऑफ w के साथ डील करते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम लगाने से w हमारे पास एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बन जाती है। तो बोलता है अब अगर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के केस में w मैक्सिमम होगा, तो उसका मतलब है कि w को मैक्सिमम होने के लिए, मतलब ln ऑफ w को मैक्सिमम होने के लिए उसके डेरिवेटिव का 0 होना हमारे पास ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पे, किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू पे उसका डेरिवेटिव जो 0 होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है ln ऑफ w। तो ln ऑफ w का डेरिवेटिव मस्ट बी 0 फॉर द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। तो ये हमारे पास जो पहली एक तरह से अप्रोच होगी, जिसका यूज़ हम तीनों तरह की स्टैटिस्टिक्स के एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास होगी। तो कि दूसरा है कि हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, उसमें हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और उस सिस्टम की जो एनर्जी है अगर हमारे पास u है, तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी उस सिस्टम के कांस्टेंट रहते हैं। जैसे एक कंटेनर के अंदर गैस है और हमने उस कंटेनर को बंद किया हुआ है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे हमारे पास जो कांस्टेंट रहेंगे, और उस सिस्टम की एनर्जी भी हमारे पास जो कांस्टेंट रहती है, अगर वो सिस्टम हमारे पास जो है आइसोलेटेड है। तो n एंड u रिमेन कांस्टेंट। फिर बोलता है कि हमारे पास जो सिस्टम है, मान लो हम उसकी जो टोटल एनर्जी है वो u है, लेकिन हम उसकी टोटल एनर्जी को डिफरेंट एनर्जी इंटरवल में बांट देते हैं, और वो एनर्जी इंटरवल हमारे पास क्या रहेंगे 0 to u के। कि मान लो पहला जो इंटरवल है उसकी एनर्जी 0 है, दूसरे इंटरवल की u1 है, तीसरे की u2 है, चौथे की uk है। तो इसलिए u एनर्जी को हम 0 से लेकर के uk तक एनर्जी इंटरवल में हम उसको जो बांट देते हैं, और ऐसे इंटरवल को हम बोल देते हैं कि पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, ith इंटरवल, kth इंटरवल। तो पहले इंटरवल में हमारे पास जो एनर्जी है वो u0 है, दूसरे में हमारे पास है u1, u2, u3 एंड सो ऑन। और हमारे पास जो n1 है वो पहले इंटरवल में हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब n1 पार्टिकल की एनर्जी जैसे 0 होगी, n2 पार्टिकल की एनर्जी u1 होगी, n3 पार्टिकल की एनर्जी uk होगी एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो टोटल एनर्जी इंटरवल होंगे, हम बोलेंगे कि इन टोटल एनर्जी इंटरवल में कुछ पार्टिकल जो रहेंगे, जैसे n1 पार्टिकल मान लो पहले इंटरवल में है, मतलब n1 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी जो पहला इंटरवल है उसकी एनर्जी के बराबर है, और n2 पार्टिकल हमारे पास उतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी दूसरा इंटरवल में जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी के बराबर है। तो बोलता है कि इस तरह से हम बोलते हैं कि u1, u2, u3, ui, uk आर विल बी रिस्पेक्टिव एनर्जी ऑफ द वेरियस एनर्जी लेवल्स। और यहाँ पे मैथमेटिकली हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो n होंगे। तो उसका मतलब क्या हो कि पहली एनर्जी इंटरवल के जो पार्टिकल हैं n1 प्लस दूसरे एनर्जी के इंटरवल के पार्टिकल हैं वो n2। तो इस तरह से सभी पार्टिकल को ऐड करके हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे बनेंगे। तो सिस्टम में हमारे पास n1, n2, n3 मतलब पहले एनर्जी इंटरवल के पार्टिकल, दूसरे एनर्जी इंटरवल के पार्टिकल, तीसरे एनर्जी इंटरवल के एनर्जी के पार्टिकल, अगर हम सभी का सम करते हैं तो हमारे पास वो n पार्टिकल यहाँ पे बनेंगे। और इसको हम समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k ni यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन ni हमारे पास होंगे। तो सभी पार्टिकल का हम सम करेंगे जो हमारे पास सिस्टम के अंदर पार्टिकल हैं। और n हमारे पास जो कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सिस्टम के कांस्टेंट होंगे, तो dn विल बी 0, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए उनका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई चेंज नहीं है। तो dn विल बी 0, इट इम्प्लाई समीशन ऑफ dni विल बी इक्वल टू 0।
तो एन आई समीशन ऑफ एन आई है हमारे पास। तो अगर ये कांस्टेंट है हमारे पास तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो u हम बोल रहे हैं n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस ni ui प्लस nk uk। इसका मतलब क्या हुआ कि n1 ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी u1 है, n2 हमारे पास पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी u2 है, और ni पार्टिकल की एनर्जी ui है, nk पार्टिकल की एनर्जी uk है। तो इसलिए हम इन सभी का सम करेंगे n1 से लेकर के nk पार्टिकल का, तो वो हमारे पास उनकी एनर्जी टोटल जो है u बनेगी, क्योंकि n1 पार्टिकल की एनर्जी u1 है। उसी तरह से n2 की u2 है। तो सभी पार्टिकल की एनर्जी को हम सम करेंगे तो टोटल एनर्जी के बराबर ही वो हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं। और इसको हम समीशन की फॉर्म में समीशन i इक्वल टू 1 to k ui ni यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एनर्जी हमारे पास जो कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर आप u का du निकालेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे जो dui है वो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि u इज़ कांस्टेंट। लेकिन जो dni है वो ui dni इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो इसलिए उसका जो डेरिवेटिव होगा इट मस्ट 0। लेकिन जो हमारे पास जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो u हमारे पास ui ni है, तो dui विल बी 0 बट dni विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसलिए हम इसको ui dni यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों का डेरिवेटिव आएगा, एक हमारे पास ui इंटू dni और एक ni इंटू dui, डिफरेंशियल बाई पार्ट्स। लेकिन बोलता है कि हमारे पास जो पहले इंटरवल की एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसलिए एक ही डेरिवेटिव हमारे पास आएगा जो कि dni यहाँ पे हमारे पास होगा, क्योंकि जो सिस्टम के पार्टिकल हैं एक एनर्जी इंटरवल से दूसरे एनर्जी इंटरवल में जा सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे du विल बी इक्वल टू 0। तो बोलता है कि अगर हम इन तीनों ही इक्वेशन को यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें और तीसरी इक्वेशन को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करें और तीनों को यहाँ पे ऐड करें, तो बोलता है इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको 0 बनने के लिए हमारे पास हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी। तो ये इस तरह हमारे पास जो होता है इसको हम मेथड ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। तो हम कांस्टेंट नंबर के साथ इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास वो इक्वेशन जो है 0 बन जाती है, और फिर हम इन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर अल्फ़ा और बीटा को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर ये हमारे पास जो हम इसको 0 बनाते हैं तो इसको हम लोग dln ऑफ w हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी हम राइट साइड में मूव कर देंगे। तो इन दोनों में अल्फ़ा प्लस बीटा ui कॉमन है, तो यहाँ पे dni हमारे पास है। तो होता है कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना dln ऑफ w इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ui dni, तो ये इक्वेशन हम जो है तीनों तरह की स्टेटिस्टिक्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास वो बेसिक अप्रोच है dln ऑफ w इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ui dni, जिसको हम ऑल दी 3 काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे।